नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एकेडमी बाय रोहित सर में मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि आपके जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो वैकेंसी हैं, जो ग्रुप सी और ग्रुप डी की वैकेंसी हैं, उनके लिए आज से एक स्पेशल क्लासेस शुरू कर रहे हैं। आपकी थ्योरी क्लास तो चल ही रही, जो कि आपकी इम्पोर्टेंट है इलाहाबाद हाई कोर्ट की हो, चाहे वो आप जूनियर असिस्टेंट की तैयारी करो किसी भी एग्जाम के लिए। लेकिन ये स्पेशली लाई गई इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो हमारे मित्र हैं ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए, उनके लिए आज से क्वेश्चन सीरीज शुरू हो रही है। हाँ, ये पहली क्लास है, आपको थोड़ा सा लगेगा कि ये पहली क्लास है, लेकिन जब हम लोग क्लास के आगे बढ़ते जाएंगे तो दिन पे दिन उसमें जो सुधार होंगे वो सुधार करते हुए जाएंगे, क्योंकि पहली क्लास और थोड़ा सा जब दूसरी तीसरी क्लास तक पहुंचते हैं तो थोड़ा सा सुधार रहता है। हर क्लास में एक सुधार करने का प्रोसेस किया जाता है। आज हमारे क्या है कि ग्रुप सी ग्रुप डी के जितने भी हैं जीके जीएस जिनकी भी मजबूत है, उनके लिए जो एनटीए द्वारा जो प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न पूछे गए हैं या मेरे अनुसार जो स्वविवेकी क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं। आज देखिए, लेवल हम बिल्कुल सरल नहीं लाए हैं। सबसे पहली बात, जो हमारे जो ये प्रश्न है ये बिल्कुल सरल नहीं है। हम कहेंगे बिल्कुल सरल नहीं, हम आपको जैसे पेपर सरल आएगा तो वो तो चीजें सबको आ जाएंगी, लेकिन अगर जो पेपर थोड़ा सा कठिन आएगा तो वो भी आपको आनी चाहिए। उन सारी चीजों को ध्यान में रख के आज हम लोग इस सीरीज का प्रारंभ कर रहे हैं। आपको क्या करना है, आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। चलिए, पहला प्रश्न है आपके सामने है। आपको देखिए मुश्किल से 10 सेकंड दिया जाएगा पढ़ने के बाद। आप आराम से पढ़िए क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप बिल्कुल उसका आंसर दीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन है? मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप बिल्कुल आराम से सोचिएगा कौन हो सकता है। आप 10 सेकंड लीजिएगा, जब आंसर सोचिएगा तो बिल्कुल सही सोचिएगा। ठीक है, चलिए आंसर बताते हैं। इसका जो आपका जो मौलिक अधिकार का जो संरक्षक है वो है सर्वोच्च न्यायालय। कौन है? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जिसको कहा जाता है। आपको पता है कि मौलिक अधिकार का संरक्षक वो किस तरीके से करता है, तो आपको एक आर्टिकल याद रखना है, एक अनुच्छेद याद रखना है। वह अनुच्छेद कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट का अनुच्छेद 32 है। क्या है? अनुच्छेद 32 है, जो कि आपको कितने 5 प्रकार की रिटे देता है। 5 प्रकार की क्या देता है? रिटे देता है। ठीक है, और इन्हीं रिटों के माध्यम से वो आपके मौलिक अधिकार का क्या करता है? संरक्षक करता है। अब वही चीज है कि पहले दिन है, आराम से आप सिर्फ अभी इसमें 2 चीजें याद रखिए कि अनुच्छेद 32 है और कितने प्रकार की रिटों के माध्यम से वो मौलिक अधिकार संरक्षित करता है। 5 प्रकार से 5 प्रकार की रिटें जारी करके मौलिक अधिकार को संरक्षित रखता है। वहीं पर अगर हम लोग बात करें किसकी? हाई कोर्ट की बात करें, यानी कि उच्च न्यायालय की बात करें, तो हाई कोर्ट में यही अनुच्छेद कौन सा हो जाता है? तो ध्यान रखिएगा, यही अनुच्छेद 226 हो जाता है। और यहाँ पर कितने प्रकार की रिटें हैं? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 6 प्रकार की रिटों की बात की जाती है। और वो कौन कौन सी है वो हम लोग किसी अन्य दिन इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, जो मौलिक अधिकार का जो संरक्षक माना गया है वह सुप्रीम कोर्ट माना गया है। ठीक है, इसका आंसर ये सही हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? सबसे पहले अगला क्वेश्चन है, आराम से ध्यान से पढ़िए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश थे? ठीक है, क्या क्वेश्चन दिया है कि आपसे पूछा गया जो पहले न्यायाधीश थे वो कौन से थे। आपके सामने ऑप्शन है, आप उनको आराम से पढ़िएगा। कौन है? हीरालाल जेकानिया, विजन कुमार मुखर्जी, मेहर चंद महाराज और एम पतंजलि शास्त्री। तो इसमें से कौन से पहले आपके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे? चलिए जानते हैं कौन से पहले न्यायाधीश थे। तो उसका आंसर हो जाएगा हीरालाल जे कानिया। ये आपके सर्वोच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश थे। देखिए, आपको पता होगा जो भारत जब गणतंत्र हुआ था वो कब हुआ था? ध्यान रखिएगा, वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। तो इनका जो कार्यकाल है वो 1950 से लेकर 1952 के बीच में था।
तो इसीलिए कहा जाता है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश जो थे स्वतंत्र भारत के, तो वो कौन थे, तो ध्यान रखिएगा हीरालाल जे कानिया थे। ठीक है, गणतंत्र भारत के पहले न्यायाधीश थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे कौन सा क्वेश्चन है। आगे देखिए, अब वही कह रहे थे कि शुरुआत में कि कुछ आपके कठिन भी क्वेश्चन है, कुछ आपके बहुत सरल क्वेश्चन। आपको शुरुआत में 2 सरल क्वेश्चन भी लगे होंगे। तो ये क्लास सबके लिए, यानी कि आप होशियार भी हैं तब भी, अगर आपने अभी स्टार्टिंग की है उनके लिए भी ये क्लास है। ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। पूछा गया है बौद्ध धर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, सही नहीं है। सबसे पहले, ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करने के लिए बौद्ध धर्म में कोई भी निर्माता ईश्वर नहीं है, ये पहला है। दूसरा क्या है, मिलिंद पनाह एकमात्र बौद्ध धर्म है बौद्ध धर्म की वार्तालाप है जिसमें राजा मिलिंद यानी मिलांडर ग्रीक राजा इंडो ग्रीक से प्रश्न और कठिनाइयों को रखते हैं जिसका उत्तर नागसेन के द्वारा दिया जाता है। ये अपने आप में ऑप्शन नहीं है, ये अपने आप में कम से कम एक प्रश्न है, इसको भी आप ध्यान से समझिएगा। बुद्ध चरित्र वसुबंधु द्वारा लिखित बुद्ध की जीवनी है, एक ये ऑप्शन हो गया। और क्या है, बुद्ध जगत के लोकों या पुनर्जन्म की अव्यवस्थाओं को भव चक्र अर्थात जीवन के चक्र के रूप में जाने वाला आरेख में दर्शाया गया है। काफी बड़ा क्वेश्चन है, बिल्कुल अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तभी इसका आपको ऑप्शन आ सकता है और तभी आप इस तरीके के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। वही मैंने शुरुआत में कहा कि कठिन से कठिन भी लिए गए हैं और सरल से सरल भी क्वेश्चन लिए गए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपने ध्यान कर लिया होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। कौन सा सही नहीं है, तो सही कौन सा नहीं हो जाएगा, बुद्ध चरित्र है जो, वो ध्यान रखिएगा, वो अश्वघोष के द्वारा लिखी गई जीवनी है। किसके द्वारा, अश्वघोष के द्वारा लिखी गई जीवनी है, ना कि वसुबंधु के द्वारा लिखी गई है। तो आप ध्यान रखिएगा बिल्कुल। अब देखिए बिल्कुल सरल चीजें इसमें दे दी गई कि बुद्ध चरित्र किसकी रचना है, तो वह अश्वघोष की रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सारी चीजें आपने ध्यान से देख ली होंगी। आगे क्या है, निम्नलिखित में से जोड़ी जो ग्रह और उसके उपग्रह की पहचान करें, ये है। अब देखिए इसको थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़िएगा, ऑप्शन इसमें क्या क्या है कि भिन्न जोड़ी ग्रह और उसके उपग्रह की पहचान करिए। शनि, टाइटन, अरुण, एरियल, मंगल, फोबोस और बृहस्पति, यूरेपा। देखिए अब ऑप्शन के अनुसार अगर हम लोग बात करें तो ऑप्शन के अनुसार आपको सारी चीजें सही लग रही होंगी, लेकिन है क्या, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है शनि और टाइटन। यानी कि शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, वह है टाइटन। ठीक है ना, सबसे बड़ा उपग्रह कह लें हम लोग, या हम लोग इसको चंद्रमा कह लें, बात एक ही होती है। ठीक है ना, शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा कौन सा है, वह है टाइटन। मंगल के कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखना, एक तो ये डिबोस हो गया और एक फोबोस हो गया, ध्यान रखिएगा। दो इसके किसके हैं, मंगल के हैं। ऑप्शन इसका इसके अनुसार सही किया गया है कि शनि सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, वह है टाइटन। यह मानकर इसके ऑप्शन को सही किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे कौन सा प्रश्न है। अब आते हैं अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न में आप भी ध्यान से पढ़ें क्या क्या दिया गया है, ध्यान से सुनिएगा। क्या है, भारत के संविधान, आप हम भी पढ़ रहे हैं आप भी पढ़े, भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में गिरफ्तारी, देखिए पूछा क्या गया है, आप जरूर अंडरलाइन कर लीजिए, गिरफ्तारी और विरासत के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। कौन सा ऐसा है, मतलब कुल मिला के ये पूछा गया है कि आपको जब गिरफ्तारी के विरोध में जब वो सुरक्षा प्रदान करता है, ऐसा कौन सा आर्टिकल दिया गया है। कौन कौन से हैं, ऑप्शन ध्यान रखिएगा। ऑप्शन अनुच्छेद 10 है, अनुच्छेद 47 है, अनुच्छेद 35 है और अनुच्छेद 22 है। तो
आपने एक देखिए, चलिए बात करते हैं ऑप्शन की, तो उसका अनुच्छेद 22 है। अगर आपसे पूछा जाए गिरफ्तारी के विरोध में, गिरफ्तारी के संरक्षण का आपका अनुच्छेद कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा वह है अनुच्छेद नंबर 22। कैसे है कि आपको बिना बताए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, यानी कि जब कोई भी व्यक्ति, पुलिस वाले आएंगे वो कहेंगे कि मैं आपको गिरफ्तार कर रहा हूं, तो आप उनसे ये पूछ सकते हैं कि भैया किस जुर्म में गिरफ्तार कर सकते हैं, मतलब क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं। आपने उन्होंने बताया इस चीज में गिरफ्तार कर रहे हैं। आपने कहा नहीं, मेरे वकील के हमको चाहिए, वकील हमको कानूनी परामर्श चाहिए वकील से, तो आपको कानूनी परामर्श भी दिया जाएगा। इसी को कहते हैं गिरफ्तारी के विरोध में संरक्षण, जो कि अनुच्छेद 22 के अंतर्गत आता है। आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। क्या कहा गया, आपातकाल के दौरान किस मौलिक अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता है। देखिए मेरी एकदम रिक्वेस्ट है कि जब भी नहीं पूछा जाए तो आप उसको जब पेपर किया करिए तो उसको सर्किल जरूर कर लिया। क्यों? क्योंकि नहीं पूछा गया है। क्या कहा गया है कि आपातकाल के दौरान किस मौलिक अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता है। वो कौन कौन से ऑप्शन होंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग बात करें। देखिए दो अनुच्छेद आपको याद रखने, एक तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 358 और कौन से याद रखना है, अनुच्छेद 359। ये क्या है तो ध्यान रखना, ये आपको आपातकाल के दौरान, के दौरान आपातकाल के दौरान जो है इसमें वर्णन दिया गया है। क्या? आपातकाल के दौरान जो होता है इसमें वर्णन दिया गया है। जैसे हम कहें अनुच्छेद 358, इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है जो आर्टिकल 19 है वह जो आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रता देता है, उसको निलंबित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा, निलंबित किया जा सकता है। बिल्कुल एकदम देखिए नोट कर लीजिएगा मैंने क्या कहा है। एक तो सबसे पहले आपातकाल के दौरान जो वर्णन दिया गया है वो 358 का दिया गया है और 359 का दिया गया है। इसमें 358 में आर्टिकल 19 जिसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है वह निलंबित किया जा सकता है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं किसके, अनुच्छेद 359 की जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें लिखा है, एक तो ध्यान रखिए इसमें दो अनुच्छेदों के बारे में दिया गया है। एक अनुच्छेद दिया गया है 20 के बारे में और एक अनुच्छेद की बात की गई है किसके बारे में, 21 के बारे में बात की गई है। 20 में क्या है, अपराधों की दोष सिद्धि, अपराधों की दोष सिद्धि, ठीक है, दोष सिद्धि के बारे में बताया गया है। और क्या है, जीवन जीने का अधिकार के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब पूछा, देखिए अब आपका क्वेश्चन क्या पूछा गया, ध्यान से सुनिएगा। आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि आपातकाल के दौरान किस मौलिक अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता है, वह आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 20 और 21। 20 में क्या दिया है कि अपराधों की दोष सिद्धि, यानी कि आपको एक अपराध की एक ही सजा दी जाएगी। दूसरी, जीवन जीने का अधिकार, ये नहीं कि आपको जेल ले गए तो गोली मार दी, ऐसा नहीं है, आपको जीवन दिया जाएगा और आपको ये जीने का अधिकार है, ये आपके क्या है, मौलिक अधिकार है। तो किसको निलंबित नहीं किया जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा 20-21 को है और ये किसके अंतर्गत आता है, ये आता है अनुच्छेद 359 के अंतर्गत आता है। ठीक है, 358 के अंतर्गत कौन सा आता है, अनुच्छेद 19 आता है, जो कि आपको पता होगा कि यह 6 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया जिसको निलंबित किया जा सकता है। उम्मीद आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है,
भारतीय संविधान के राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों की विशेषता किस संविधान से ली गई है? ठीक है, बहुत सरल क्वेश्चन है, किस संविधान से ली गई है तो ध्यान रखिएगा। इसका आंसर आपको आता होगा, इसका आंसर है आपका आयरलैंड। क्या है? आपका आयरलैंड है। ध्यान रखिएगा जब भी बात की जाए, देखिए इसमें से एक आपका पूछा जाता है कि बंधुता कहां से लिया गया है। क्या मैंने बोला? बंधुत्व या बंधुता, ठीक है ना। ये कहां से लिया गया है, कौन से देश से लिया गया है? तो ध्यान रखिएगा यह फ्रांस से लिया गया है। आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, बंधुता दे दे या आपसे वो पूछ ले समानता, ये कहां से लिया गया है? ये सारी चीजें कहां से ली गई हैं? यह फ्रांस से ली गई है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत है वो कहां से लिए गए हैं, जिसको हम लोग डीपीएसपी भी कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यह आयरलैंड से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे उम्मीद है आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा छोटा हो गया है, कोई बात नहीं, मैं पढ़ के सुनाई दे रहा हूं। इसमें लिखा है ब्रह्म समाज के विरोध में स्थापित धर्म सभा के संस्थापक। देखिए मैं बड़ा करके लिखे दे रहा हूं, यहाँ पे लिखा गया है धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? किसके? धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? तो ध्यान रखिएगा। सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन को आप समझिए कितना बढ़िया लिखा है। ये लिखा है ब्रह्म समाज के विरोध में। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन आएगा कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, ठीक है ना, और कब की स्थापना किसने की, और पूछा गया है कब की। तो ध्यान रखना कब की, तो ध्यान रखिए 1828 में की। और किसने की, तो ध्यान रखिएगा राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई। ठीक है, राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई। जब इन्होंने स्थापना की तो इसी के विरोध में स्थापित क्या थी? धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? तो राधा कांत देव थे। कौन थे? राधा कांत देव थे। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे कुछ हमारे कथन दिए गए हैं। कथन में क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन से संविधान का उद्देश्य है? संविधान का उद्देश्य है कौन सा है? यह कुछ आदर्शों को निर्धारित करता है जो देश के प्रकार का आधार बनते हैं। दूसरा, यह हमें बताता है कि हमारे समाज की मूल प्रकृति क्या है। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन ये, मतलब आप पढ़े होंगे बहुत सारी चीजें, तो उन पढ़ने का जो निष्कर्ष है, मतलब देसी भाषा में कहा जाए जो भारतीय संविधान का निष्कर्ष है, वह इन चीजों को वह विचार दिए गए हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है? विचार दिया गया है। कहा गया है कि यह कुछ आदर्शों को निर्धारित करता है जो देश के प्रकार का आधार बनते हैं। ठीक है ना, जो देश के प्रकार का आधार बनते हैं, यानी कि हमारा देश किस तरीके से चलेगा। तो आप कहते हैं कैसे चलेगा? संविधान के मुताबिक चलेगा। यानी कि देश के प्रकार का आधार को निरूपित कर रहा है संविधान। यह हमारे बताता है कि हमारे समाज की मूल प्रकृति क्या है। यानी कि जब हम लोग संविधान की प्रस्तावना को पढ़ते हैं तब हमें उससे वहां पर पता चलता है कि हमारे देश की मूल प्रकृति क्या है, हमारे देश में संविधान कैसा होना चाहिए। ये सारी चीजें आपको प्रस्तावना के माध्यम से पता चल जाती है। तो जो कथन 1 और 2 है, ये दोनों के दोनों क्या है? सत्य है। ठीक है, बिल्कुल आप ध्यान से समझिएगा। थोड़ा सा ये विस्तारित रूप दिया गया है भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में। अब देखिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन हटके है। क्या पूछा गया है? मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में, मध्य प्रदेश की आपको राजधानी एमपी की पता होगी क्या है? वो है भोपाल। लेकिन पूछा गया है क्या सांस्कृतिक राजधानी क्या है? जैसे अपने यहाँ की पूछा जाए सांस्कृतिक या धार्मिक राजधानी क्या है, तो आप बताएंगे बिल्कुल बनारस है। लेकिन मध्य प्रदेश की क्या है? आप बिल्कुल एकदम नोट कर लीजिएगा, जबलपुर है। क्या है? तो ध्यान रखिएगा, वो है जबलपुर। कहाँ दिया गया ये? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दिया गया भारतीय संविधान के अनुसार
भारतीय संविधान के अनुसार एक धर्मनिरपेक्ष राज्य कैसा होना चाहिए? धर्मनिरपेक्ष राज्य पूछा गया है, कैसा होना चाहिए? प्रभुत्वशाली धर्म को अन्य धर्म को अपने तहत लाने के लिए प्रेरित करना, यानी कि जैसे एक जो प्रभुत्व धर्म है उस देश का, वह दूसरे धर्म से कहता हो कि नहीं आप मेरे धर्म में शामिल हो जाइए, ऐसा प्रेरित करना। राष्ट्र के निर्माण के लिए धार्मिक गतिविधियों में शामिल होना, इसमें कहा है कि देश के निर्माण के लिए धार्मिक गतिविधियों में शामिल होना। किसी एक धर्म को समर्थन नहीं देना, और क्या है, देश में धार्मिक संघर्षों में हस्तक्षेप नहीं करना। अब देखिए इसमें से क्या आंसर हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा कि इसका आंसर हो जाएगा कि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य कैसा होता है, तो किसी भी एक धर्म का समर्थन नहीं देना, यह एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की क्या होती है, निशानी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप समझ लीजिए धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है किसी भी एक धर्म को क्या करना, समर्थन नहीं देना। आगे क्या है, स्टार्टअप इंडिया के तहत कुल मिला के पूछा गया है, आप प्रश्न को पढ़िए। स्टार्टअप इंडिया के तहत पहले उद्यमियों का समर्थन देने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम शुरू हुए। स्टार्टअप इंडिया का कार्यक्रम कब शुरू हुआ, मतलब पूछा गया है स्टार्टअप इंडिया कुल मिला की जो योजना है वह कब शुरू हुई, तो ध्यान रखिएगा 16 जनवरी 2016, 16 जनवरी 2016 को यह स्टार्टअप योजना शुरू हुई। इसमें क्या है, इसमें बेसिकली आपको पता है लोन दिया जाता है स्टार्टअप के बढ़ावा के लिए। चलिए आते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन ज्योग्राफी का है, बढ़िया प्रश्न है कि कुइपर बेल्ट की कक्षा के बाहर बर्फीली चट्टानों और धूल पिंडों का एक घेरा है, यानी जो आपकी जो कुइपर बेल्ट है, या कह लें कईपर कहीं लिखा होता है, कूपर कहीं लिखा होता है, ये जो बेल्ट है ये कहाँ पर है, जिसके बाद बर्फीली चट्टाने और उनका धूल जो पिंड है उनका एक घेरा है। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, कौन कौन से, शनि ग्रह, शुक्र ग्रह, बृहस्पति ग्रह और वरुण ग्रह, ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए सबसे पहले आपको ये पता होगा कि जो हमारे ग्रह हैं, सबसे पहले ग्रह कौन से आता है, तो ध्यान रखिएगा सबसे पहले आता है बुध, फिर कौन सा आता है, ध्यान रखिएगा, फिर शुक्र आता है, फिर क्या आता है, फिर आता है पृथ्वी, फिर क्या आता है, फिर आता है आपका मंगल, फिर क्या आता है, फिर आता है बृहस्पति, फिर क्या आता है, फिर आता है शनि, फिर क्या आता है, फिर आता है अरुण, और फिर क्या आता है, फिर आता है वरुण। ये हमारे जो 8 ग्रह हैं इस तरीके से चक्कर काटते हैं, किसका, सूर्य दादा का, ठीक है ना, इनका चक्कर काटते रहते हैं। अब देखा सबसे पहले देखिए एक चीज क्वेश्चन पूछी जाती है कि एस्ट्रॉइड बेल्ट कहाँ पर है, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह ये किसके किसके बीच में है, एस्ट्रॉइड बेल्ट, तो ध्यान रखना ये आती है मंगल और बृहस्पति के बीच में। ये जो अब यहीं से क्या होता है, ये जो ग्रह होते हैं इतने, इनको कहा जाता है आंतरिक ग्रह, क्या कहा जाता है, आंतरिक ग्रह कहा जाता है। और इनको कहा जाता है, इनको कहा जाता है बाह्य ग्रह, क्या कहा जाता है, बाह्य ग्रह कहा जाता है। तो अब ध्यान रखिएगा ऐसे कई क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि ये जरूर ध्यान रखिएगा, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। अब देखिए हमारा ये पूछा जाता है कि जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है वो कौन से 2 ग्रहों के बीच में है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में है। अब लेकिन पूछा गया है कुइपर बेल्ट कहाँ पे है, यानी कि देखिए वरुण के बाद जो है यहाँ पर एक ऐसी बेल्ट ऐसी बनी है जिसको हम लोग कहते हैं कुइपर बेल्ट, ठीक है। ये बेल्ट बनी है जिसके बाद क्या है, बर्फीली चट्टाने और धूल पिंडों का एक घेरा है, ठीक है। इसके बाद यानी कि बर्फीली चट्टाने हैं, धूल पिंड है, इस प्रकार का घेरा है, तो वो किसके बाद है, तो ध्यान रखिएगा वो वरुण ग्रह के बाद है। तो ध्यान रखना, तो अगर आपसे पूछा जाए कि कुइपर बेल्ट वरुण ग्रह, अगर आपसे पूछा जाए कि एस्ट्रॉइड बेल्ट तो मंगल और बृहस्पति, ठीक है। इतनी चीजें सारी समझ आ गई होंगी और नोट भी कर ली होंगी आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे कौन सा प्रश्न है,
आगे है सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश लगभग कितने मिनट में आता है। बहुत सरल है, इसमें क्या वही बताएं, 8 मिनट है लगभग, कहीं कहीं 8 दशमलव ऐसे लिखा होता है कि 8.16 करके लिखा होता है या 17 लिखा होता है। आपको 8 अगर याद है तो आप आराम से इस प्रश्न को कर ले जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सारे प्रश्न है, आपको सरल भी कुछ लगेंगे, कुछ आपको कठिन भी लगेंगे। ये क्या है, कुमार कंपन के सैन्य अभियान का, अब देखिए ये थोड़ा सा कठिन है। कुमार कंपन के सैन्य अभियान का विवरण देने वाली संस्कृत काव्य मधुर विजयम के लेखक, कुल मिला के आपको बताना है क्या, मधुर विजयम के लेखक, मधुर विजयम के लेखक कौन थे। ठीक है ना, मधुर विजयम के लेखक कौन थे। तो ध्यान रखना, ये जो किसका लेकिन दे रहे हैं, कुमार कंपन। सबसे पहले ध्यान रखिएगा जो कुमार कंपन है, ठीक है ना, कौन है, एक मिनट, हाँ, कुमार कंपन, ये कौन है कुमार कंपन। फिर आपको बताना है क्या, मधुर विजयम के लेखक। दो क्वेश्चन हो गए। देखिए अभी कुमार कंपनी आपको कठिन लग रहा है, अभी मैं एक नाम बताऊंगा, बुक्का, आपने सुना है हरिहर बुक्का, ये बुक्का का लड़का था। किसका था, ये था बुक्का का लड़का, ठीक है ना, बुक्का का ये छोटा लड़का था। इसी का विवरण देने के लिए मधुर विजयम, इसके लेखक कौन थे, तो ध्यान रखना इसके लेखक थे गंगा देवी। कौन थे, गंगा देवी थी। आप समझिए क्या क्या तैयार हो गया, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि मधुर विजयम के लेखक कौन है, तो गंगा देवी लेखक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, निम्नलिखित में से किसने शुद्धि आंदोलन शुरू किया था। किसने, क्या पूछा गया है शुद्धि आंदोलन शुरू किया था। तो ध्यान रखिएगा, चलिए बताते हैं। शुद्धि आंदोलन शुरू किया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा शुरुआत की गई थी। ठीक है ना, स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 में, आपको पता है इन्होंने किसकी स्थापना की थी, आर्य समाज की स्थापना की थी, आर्य सभा की स्थापना की थी। ठीक है, समाज लिख लो, ठीक है, आर्य समाज की स्थापना की थी किसने, दयानंद सरस्वती के द्वारा, और इन्हीं के द्वारा क्या शुद्धि आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है, और इनको ध्यान रखिएगा हिंदू धर्म का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। आपसे अगर पूछा जाए कि हिंदू का मार्टिन लूथर किसको कहा जाता है, तो वह स्वामी दयानंद सरस्वती को भी कहा जाता है। और 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की और इन्होंने ही शुद्धि आंदोलन शुरू किया था। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ और क्या है, राज्य और समवर्ती सूची, संघ, राज्य और समवर्ती सूची को बताता है। सबसे पहले देखिए 3 प्रकार की सूची होती है, एक तो होती है संघ, एक होती है आपकी राज्य, और एक होती है आपकी समवर्ती। ठीक है ना, एक होती है समवर्ती। संघ सूची यानी कि जिसमें केंद्र कानून बनाता है, राज्य सूची यानी कि जिसमें राज्य कानून बनाती है, और समवर्ती सूची यानी कि दोनों मतलब कि ये दोनों मतलब हम लोग ले लें, एक केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है प्लस राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। लेकिन अगर राज्य ने जैसे कानून बनाया उसके बाद केंद्र ने बना दिया तो केंद्र का कानून मान्य होगा और राज्य का कानून मान्य नहीं होगा। तो संघ में कितने, ध्यान रखना वर्तमान में संघ में जो कार्य है ध्यान रखिएगा वो 100 है। राज्य में कितने हैं, तो ध्यान रखिएगा राज्य में 61 है। और समवर्ती में कितने हैं, समवर्ती में 52 कार्य क्षेत्र है। जैसे संघ में 100 कार्य सूचियां हैं, तो इन 100 विषयों पर कानून कौन बना सकता है, तो ध्यान रखिएगा वह संघ बना सकता है, राज्य 61 बना सकता है, और समवर्ती सूची में कितने विषय हैं, 52 है। तो ऐसी चीजें किससे कौन से अनुसूची में लिखी हुई है, तो ध्यान रखिएगा 7वीं अनुसूची में लिखी गई है। कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी है, 12 है। जब मूल संविधान था तो आपको पता होंगी कितनी थी, 8 थी, बाकी 4 बाद में जुड़ी है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है ध्यान रखिएगा, आगे दिया गया है
कि ऐसा कब होता है जब कोई सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी में अपने हिस्सेदारी का केवल एक हिस्सा बेचती है और इसके बहुमत को बरकरार रखती है। ठीक है ना, यानी कि ऐसा कब होता है जब सरकार किसी कंपनी को कह दे कि हम तुम्हारा कुछ एक हिस्सा, जैसे 100% है, उसमें से वो कर दे कि मैं 25% तुम्हारे हिस्से में तुम्हारे हिस्से को बेच रही हूँ। ठीक है, ऐसा कह दे। लेकिन जब इसके हिस्सेदारी की बात आए तो इसकी हिस्सेदारी कितनी, 75%, यानी कि एक हिस्सा बेचती है और इसके बहुमत को बरकरार रखती है। यानी कि बहुमत क्या होता है, 51% तक अपने पास रखेगी और 49% को वो बेच सकती है। तो ऐसी चीजों को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है विनिवेश। क्या कहा जाता है, विनिवेश कर रहे हैं किसी कंपनी में। जैसे आपने सुना होगा LIC में किया, तो LIC को बेचना, बेचना मतलब होता है कि 100% नहीं बेचा, सरकार ने 51% तक तो हिस्सेदारी अपने पास रखी, लेकिन 49% क्या किया, हिस्सेदारी को क्या कर दिया, वो कर दी, बेच दी। तो इसको कहा जाता है विनिवेश करना। क्या करना, विनिवेश करना। चलिए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 का F क्या है, 51 का A का प्रावधान करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्या करता है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 51 का A है वो प्रावधान करता है। यानी कि पूछा गया है आपसे जो 51 का 1 है, 51 का 1 है, ठीक है, वो प्रावधान करता है किसका, तो ध्यान रखिएगा वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में बताता है। राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है, तो ध्यान रखिएगा सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा ये 51 का 1 है, तो इसको किसे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है ना, किसके द्वारा जोड़ा गया है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 का 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सा हमारा प्रश्न है, आगे ये हमारा लास्ट प्रश्न है। ठीक है, इसमें पूछा गया है कौन अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक था जो भारत में मुसलमानों के पुनरुत्थान के लिए काफी हद तक क्या था, जिम्मेदार था। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अलीगढ़ आंदोलन आप जानते हैं, अलीगढ़ जो यूनिवर्सिटी जो कि 1875 में मोहम्मदन एंग्लो इंडियन के नाम से स्थापित हुई थी, वो किसने की थी, तो ध्यान रखना वो थे सैयद अहमद खान। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत जरूरी क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे, सैयद अहमद खान थे। इन्होंने ही बाद में देखिए वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बना, लेकिन पहले इन्होंने मोहम्मदन एंग्लो इंडियन करके कॉलेज जो मुसलमानों की स्थापना की थी। तो इसके साथ ही हमारे जो ये प्रश्न है ये खत्म होते हैं। उम्मीद है आपको कुछ प्रश्न है जो वो सरल लगे होंगे, कुछ प्रश्न आपको कठिन लगे होंगे। सारे जो भी प्रकार के विद्यार्थी हैं उनके लिए सारे प्रश्न लाए गए हैं। अगर आपको कोई भी क्लास के बारे में सुझाव देना है तो आप अपने कमेंट में बता सकते हैं। आप हमारे साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप में भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।